देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग 2 और 5 के रेशियो में है। तो एक काम करो, तुम इसको 2x मान लो और इसको 5x। इक्वेशन क्या होगी? c माइनस ज़ीरो, तो 2x माइनस ज़ीरो अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से x निकल आएगा और जो सेल्सियस स्केल की रीडिंग है वो 2x के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखो भाई, तुम्हारे पास जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है इंक्रीजेज बाई 2%। द लेंथ, अच्छा ऑन हीटिंग, तो ऐसा मानो ना, आपके पास सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो, सिंपल सी बात, कि जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब एरिया 2 डेल्टा आर बाई आर के बराबर होगा। ठीक है ना? और एरिया अगर 2 डेल्टा आर बाई आर के बराबर होगा तो एक लेंथ का चेंज जब 2% है तो रेडियस का चेंज भी कितना होगा? 2%। आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन मानेंगे, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, हर साइड बराबर बराबर इंक्रीज करेगी। तो जो डेल्टा एल बाई एल लेंथ का है वही आर का होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, देखो मैंने कहा था कि गामा जो होता है एक जनरल सॉलिड में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के बराबर होता है। इन्होंने बोला कि एक डायरेक्शन में अल्फ़ा है और उसके परपेंडिकुलर अल्फ़ा 2 है, मतलब ये दोनों अल्फ़ा 2 के बराबर है। तो अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, आंसर आपके पास आ जाएगा 11 का 3। फिर आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। सेम चीज़ है भाई, जैसा ऊपर करा है। अगर लेंथ 3% से इंक्रीज है तो सेम इंक्रीज रेडियस के अंदर होगा, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हमने ये पढ़ा है ना कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। ये कह सकते हो डेल्टा ए बाई ए 2 डेल्टा एल बाई एल या आर बाई आर, आंसर आ जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 18। एक यूनिफॉर्म कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस। मैंने सवाल में बताया था, मैंने सवाल में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जब रॉड में थर्मल स्ट्रेस तब आता है जब उसको कोई रोकने वाला हो। अगर रोकने वाला नहीं होगा तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 14। मैंने क्लास में ये बात डिराइव कराई है कि हीटिंग करने पर बायंसी डिक्रीज कर जाती है। एक मिनट, 14 ना, बॉडी इज फ्लोट इनसाइड लिक्विड इफ वी, अच्छा देखो, अगर इन्होंने बोला है कि एज्यूम बॉडी इज फ्लोटिंग इन कंडक्शन, a body is float inside liquid, if we increase temperature then what changes occur in buoyancy? Assume body is always in floating condition. Floating condition, a body is, देखो अगर हम बॉडी को हमेशा फ्लोटिंग कंडीशन में मान रहे हैं, ऑलवेज, तो ऑलवेज फ्लोटिंग कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट। और अगर वो ऑलवेज फ्लोटिंग कंडीशन में है तो mg नहीं बदला होगा, मतलब अपथ्रस्ट नहीं बदला होगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 20। देखो, हमारे पास गामा अपरेंट होता है गामा लिक्विड -3 अल्फा। तो ये कह रहे हैं कि अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन ब्रास वेसल, मतलब आपके पास जो x है वो है गामा एल
ठीक है ना, -3 अल्फा। और जो हमारे पास एक और दूसरा वेसल है, ठीक है ना, और टिन वेसल में वाई है, तो वाई क्या होगा, गामा एल। मान लो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन है 3 बीटा, तुम्हें बीटा की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो गामा एल कैंसिल हो जाएगा और यही तुम्हारे पास आ जाएगा। हमें बीटा मेनली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 20 वाली इक्वेशन में 20 का 2 आ जाएगा, बिकॉज यहीं पर x माइनस वाई है, किसी और इक्वेशन में x माइनस वाई है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर, भाई ये तो आप लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, और क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या था, जो हमने कह सकते हो कि रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 - गामा डेल्टा थीटा। तो जो वॉल्यूम का चेंज है वही डेंसिटी का चेंज है, गामा डेल्टा थीटा से आ जाएगा, और क्या, ठीक है ना। गामा डेल्टा थीटा इसका भी होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का भी, तो 49 × 3 से निकल आ रहा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या हुआ भाई, आंसर नहीं मैच कर पाए तो तुम लोग बात भी करो। डेल्टा L/L अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो निकालना है, आपके पास टेम्परेचर चेंज है 35 का इंटू 1.2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2, 23 का 2 आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24, दो यूनिफॉर्म रॉड है ए बी एंड बी सी हैविंग यंग मॉडुलस इतना इतना, इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर विच इज नो शिफ्ट इन द जंक्शन। देखो, नो शिफ्ट इन जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इनका ओवरऑल चेंज कुछ नहीं आया, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जीरो कर दो। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस जगह पर हमारे पास दो यूनिफॉर्म रॉड है ए बी और बी सी, ठीक है। इनके यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए बी गिवन है। बोथ हैव इक्वल एरिया, then coefficient of linear expansion of BC for there is no shift at the junction at all temperatures। देखो भाई, अगर हमारे पास हम जंक्शन के शिफ्ट की बात करें तो एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर दोनों का एक्सपेंशन बराबर बराबर हो, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे आप ये कह सकते हो कि वहां पे, भाई सिंपल सी बात, आपने दोनों को लगा के रखा हुआ है, दोनों ही एक्सपैंड करना चाहेंगे, ठीक है ना। दोनों अगर, आवाज आ रही है आप लोगों के पास, क्यों भाई, आवाज आ रही है। आई थिंक नेट कुछ देर के लिए चला गया था। ठीक है ना भाई,
तो वो मेन चीज सिर्फ ये है कि हमारे पास, अब तो आ रहा है ना। हाँ, तो बस मेन बात यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास अगर हम जंक्शन पे कोई शिफ्ट नहीं कराना चाहते, तो जंक्शन पर अगर हम कोई शिफ्ट नहीं कराना चाहते तो हमारे पास इसका डेल्टा एल सेम होना चाहिए। और डेल्टा एल आपको पता है क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है ना। तो हमें पता है कि हम इस जगह पे थर्मल इलोंगेशन को स्ट्रेस वाले इलोंगेशन से मैच करते हैं। तो डेल्टा एल हमें पता है कि डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा, और ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो बस सिंपली 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस के कंपैरिजन से अल्फा वन अल्फा टू डिवाइड बाई इज इक्वल्स टू वाई टू अपॉन वाई वन, इस तरीके से सॉल्व कर लो। अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इज इक्वल्स टू वाई टू अपॉन वाई वन। क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास ये है। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास गामा 3 अल्फा के बराबर हो या गामा 3 अल्फा से कम हो, उस कंडीशन में ओवरफ्लो नहीं होता। तो बस लगा दो, और क्या। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज दिस इन। अभी हमने क्या पढ़ा कि वैसे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। इन्होंने बोल रखा है कि परपेंडिकुलर में 3 है, मतलब ये दोनों 3 3 है, और ये कितना है 2। आंसर कितना आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 29, अ कंटेनर कंटेन्स हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टाइम t1 में वो 80 डिग्री सेल्सियस पे गया और टाइम t2 पे वो 60 पर गया, तो हमें पता है ना कि कूलिंग बाय द टाइम स्लो हो जाती है। तो t2 बड़ा होगा और t1 छोटा। ठीक है भाई, t2 बड़ा होगा और t1 छोटा, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से कूलिंग बाय द टाइम स्लोवर होती चली जाती है। तुम लोग सवाल कैसे कैसे पूछ रहे हो आज। 1 ग्राम of steam at 100 degree Celsius melts how much ice at 0 degree Celsius? क्यों? 1 ग्राम of steam at 100 degree Celsius melts how much ice at 0 degree Celsius? इसको पूरा का पूरा 0 पे ले आओ। ठीक है ना। ये तो हमने वो कराया है ना 32। यार ये तो रेशियो है। 1 ग्राम आइस, हाँ 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम आइस के बराबर थी ना, जब आइस डोमिनेट करती थी। ये तो सिंपल रेशियो है 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। देखो भाई, सिंपल देखो, तुम्हारे पास टेम्परेचर 0 से 60 सिर्फ 2 सेकंड में पहुंच गया, तो C1 जो है वो छोटा है और जो C2 है वो बड़ा है। C1 छोटा है, C2 बड़ा है। 37 में आप देखो कौन जल्दी हीट हो रहा है। कौन जल्दी हीट हो रहा है, C1। तो ये छोटा है और C2 बड़ा है। उसके बाद लेटेंट हीट के लिए लाइन देखो, किसकी लाइन बड़ी है, ये है लेटेंट हीट, ये छोटी है। इसकी लाइट, तो आंसर क्या हो गया 1। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मटेरियल इज 3:4 and ratio of specific heats is 4:3. Find the ratio of their thermal capacities for unit volume. देखो भाई H इक्वल्स टू एम सी होता है। ठीक है ना। हमारे पास H इक्वल्स टू एम सी होता है, और जब हमारे पास H इक्वल्स टू एम सी होता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लो। ये कह रहा है रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटीज फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक तरीके से ये हमसे H अपॉन वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये रो सी हो जाएगा। तो बस H अपॉन वॉल्यूम दोनों का, 1 C1 रो 2 C2।
ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या हुआ यार? तुम्हारे पास जो सीपी है वो 7/2 आर है, तुमसे गामा पूछा है 43। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? ठीक है ना, सीपी बाई सीवी का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 50। बुलेट ऑफ मास 20, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, 990 ग्राम में स्टक कर गई, 50% एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का लॉस क्या होता है इस टाइप के कोलिजन में? हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 v², और इसका आधा लॉस हुआ है इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 c डेल्टा थीटा। बस सब कुछ SI में रखना, बस कुछ भी सीजीएस में मत रखना, सब कुछ SI में रखना। क्वेश्चन नंबर 51। देखो, heat is supplied at constant rate to a sphere of ice which is melting at 0.1 ग्राम पर सेकेंड। एक चीज देखो, Q क्या होता है? ml। अगर तुम्हारे पास 0.1 इंटू 80 करो, मतलब तुम 8 कैलोरी पर सेकेंड दे रहे हो। ये क्या कह रहे हैं? मेल्टिंग 100 सेकेंड तक हुई। तो अगर मेल्टिंग 100 सेकेंड तक हुई तो 0.100 इंटू 0.1 मतलब 80 ग्राम वाटर बना। तो अब खुद देखिए, हमारे पास अगर मेल्टिंग 100 सेकेंड तक हुई, 80 ग्राम नहीं, क्या लिखा हूँ मैं, इसका मतलब 10 ग्राम वाटर था। अब खुद देखो, अगर 10 ग्राम वाटर को तुम 8 कैलोरी पर सेकेंड दोगे तो एम सी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 8, तो डेल्टा थीटा आएगा 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52। देखो, 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, 1.1 kg पानी है, मतलब 1120 ग्राम है। 1120 ग्राम 288 पे था, कहाँ पहुँच गया? 6.5 डिग्री राइस, मतलब इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा कितना है? 6.5। ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? ये एनर्जी हमारे पास आई होगी, ठीक है ना, ये एनर्जी हमारे पास आई होगी कि एक तो m अमाउंट ऑफ आइस, m अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ होगा, फिर उसके बाद वही m अमाउंट ऑफ कंडेंस होकर 100 या कह सकते हो 373 केल्विन से, 373 केल्विन से घट कर कहाँ आया होगा? 288 प्लस 6.5, 294.5 पर यहाँ से निकल कर आएगा मास m। क्वेश्चन नंबर 54। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हीट। देखो भाई, हमारे पास 58 में 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, मैंने क्या कहा था आपसे कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। स्टोर्ड फॉर्म में कोई भी एनर्जी डिफाइंड, हीट कभी भी स्टोर्ड फॉर्म में डिफाइन नहीं होती। हीट की फॉर्म इंटरनल है, हीट सब कुछ है, सॉरी, एनर्जी जो ट्रांजिट की फॉर्म पे डिफाइन हो बस उसे ही हीट कहते हैं। स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी इंटरनल होती है, हीट नहीं होती, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 59 में क्या प्रॉब्लम है? जनरल फॉर्मूला लगाना है। ऑप्शन गलत दे रखे हैं क्या? तुम्हारे पास दो वॉल है, थिकनेस d1 d2 की, द टेम्परेचर कॉमन वॉल, देख लो भाई, चलो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे K1, ये थिकनेस D1, ये K2, ये थिकनेस D2।
हीट करंट सेम रहेगा, तो K1A D1 T1 माइनस T इज इक्वल्स टू K2A D2 T2 माइनस T, सॉरी T माइनस T2, बस T को निकाल लो, ठीक है ना। एक डबल लेयर क्लास नोट्स में ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। तुम्हारे पास दो दीवारें हैं जिनका डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 तुम्हारे पास 35 है। हीट करंट सेम रहेगा, तो आप लिखोगे एक का A इज थ्राइस ऑफ B, मतलब 3KA अपॉन 10 डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू KA अपॉन 20 डेल्टा T2। सुंदर सवाल क्लास नोट्स में कराया है, सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या हुआ भाई, ये भी आप लोगों को क्लास में कराया है सवाल। क्लास में इस टाइप का सवाल नहीं कराया है क्या। हमारे पास एक मटेरियल है K1, ठीक है ना, और यहाँ पे मटेरियल है K2, और इन दोनों के एंड्स को बस लगा दो भाई, K1A1 K2A2 A1 प्लस A2। क्वेश्चन नंबर 66, two identical rods of metal are welded end to end in series between 0 to 100. 10 जूल is conducted through the rod in 2 minutes. मैंने क्या कहा था कि टाइम प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे T प्रोपोर्शनल टू 2R है, या कह सकते हो 2 मिनट प्रोपोर्शनल टू 2R है। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास R, ये तुम्हारे पास R, ये तुम्हारे पास R, ये तुम्हारे पास R। बोलो भाई, क्या इनको पैरेलल कनेक्शन में सॉल्व कर लोगे। इन सबको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये तुम्हारे पास R/2 आ रहा होगा आई थिंक। क्यों, किसी ने सॉल्व करा है। इस पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट R/2 आ रहा होगा, तो T प्रोपोर्शनल टू R/2। टाइम आ गया 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 68, rectangular surface area of art and char 127 emits E per second। इसमें क्या हुआ भाई, ये हमारे पास dQ/dt की बात कर रहा है, तो सिग्मा ए T की पावर 4 लगाना है। आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो बताओ तुम लोग। डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ हाफ कर दिए, तो बाद वाला और एरिया हो जाएगा A/4, T1 की पावर 4 T2 की पावर 4। आंसर आ रहा है भाई ऐसे, क्यों भाई। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 70 में तुम्हारे पास सिग्मा ए T की पावर 4 लगाना है बस, T1 की पावर 4 E2 T2 की पावर 4। इक्वेट कर लो क्वेश्चन नंबर 70 को, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है आपको। बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला डिवाइडेड बाई K, दोनों का एवरेज माइनस थीटा नॉट। क्वेश्चन नंबर 73,
भाई लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है 74, ये आ जाएगा 2। ये तो सेम सवाल पूछ लिया तुम लोगों ने जो ऊपर कराया था। क्वेश्चन नंबर 84, two balls of same material and same surface finish has diameter in the ratio 1:2। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या मैंने बताया था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसके प्रोपोर्शनल है? हमने ये कहा था कि हमारे पास रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो भाई जिसका रेडियस डबल हो गया उसका एरिया 4 टाइम हो गया, उसका रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ हीट 4 टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर लेमडा दे रखा है तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा की पावर 4 होता है। सॉल्व कर लो भाई, डेटा थोड़ा अच्छा नहीं दिया है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, पर ऐसे ही करना है। एक को 3 मान लो, एक को 2 मान लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। एक को 3000 मान लो, एक को 2000 मान लो, और उससे आंसर निकाल लो। कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 103, देखो हमारे पास dq/dt, इन तीनों की लेंथ जो है वो सब कुछ सेम है, तो इन तीनों का के इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा? बताओ भाई, क्या हमारे पास ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि 3/k इक्विवेलेंट 1/k1 1/k2 1/k3, और के इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप लिखोगे के इक्विवेलेंट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 3l 100 - 0, पहले वाले का। दूसरे का तुम निकालोगे k1 + k2 + k3 डिवाइडेड बाई 3, और इसको लिखोगे dq/dt के इक्विवेलेंट इंटू एरिया 3a डिवाइडेड बाई l 100 - 0। तुम लोगों ने लेंथ या एरिया लेने में गलती करी होगी जिन्होंने भी ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 109, देखो a cylinder of length l radius r is heat up to same temperature as that of a cube, both have same material same volume। तो इसका मतलब सबसे पहली बात कि पाई आर स्क्वायर एल जो है ये ए क्यूब के बराबर है। ये हमसे पूछ रहा है देन रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड विल बी। हमें पता है कि RH1 RH2 की अगर बात करी जाए तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 6a²। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो भाई क्या करें, हम देख रहे हैं कि हमारा रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम देख रहे हैं कि हमारा रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ क्या, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक ही हो गई है इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों कहाँ से आ गया है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आप किसी एक को रिप्लेस कर दो, चाहो तो a² को रिप्लेस कर लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी इक्वेशन में तुम यहाँ पे किसी एक टर्म को हटा के दूसरे की जगह रख दो। तुम चाहो तो देखो कहीं पर भी पाई नहीं है तो पाई को उठा के रख दो, वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को रिप्लेस नहीं करना, किसी एक क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। देख लेते हैं किस फॉर्म में आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे पाई को ही रख दूँ तो a³ r² l, और ये हमारे पास होगा 2πrl, 2πrl। ठीक है ना, कुछ मत करो, पाई को उठा के यहाँ पे रख दो,
अपने आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, जैसा भी आना होगा। क्वेश्चन नंबर 112, टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ये 10, ये 40, क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है? तो बताओ इन दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा? सेम। और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। व्हीट स्टोन ब्रिज से मैच करना है। बॉटम ऑफ अ लेक, बॉटम ऑफ अ लेक इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इफ 1 सेंटीमीटर इज आइस इट मेड इन 24 आवर। ये तो यार कितनी आसान आसान बातें पूछ रहे हो तुम लोग। टाइम का हमारे पास रेशियो क्या था? 13579। अगर पहला 1 सेंटीमीटर 24 में बना है तो अगला कितने में बना है? 72 में बना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा दो भाई। 3T to 2T in 10 मिनट, एज्यूमिंग रूम टेम्परेचर T2 इवे है, तो अगले 10 मिनट में क्या होगा? 3T माइनस 2T अपॉन 10 into K, 3T प्लस 2T डिवाइडेड बाई 2 माइनस T, बाद में मान लो 2T माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 10। क्लास नोट्स में ऐसा ही सवाल कराया गया है। ठीक है ना? चलो, जो सबसे ठंडी बॉडी होती है हमें कैसी दिखाई देती है? रेड। उसके बाद हमें कैसी दिखाई देगी? ग्रीन। उसके बाद हमें कैसी दिखाई देगी? वायलेट। सबसे गर्म वायलेट, सबसे ठंडा, ठीक है ना भाई? आ रहे हैं आ रहे हैं, कुछ बात नहीं, 127 में देख ही लो, ठीक है ना। तो ये तो एक बार 120 134 सुन लो। ये तो कलर के हिसाब से है ना यार। सबसे, जब हम किसी बॉडी को गर्म करना शुरू करते हैं पहले कैसी दिखाई देगी? रेड दिखाई देगी, धीरे धीरे ब्लू हो जाएगी, फिर वाइट हॉट हो जाएगी। बस उसी के हिसाब से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 127, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक चीज देखो, तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं, सब कुछ सेम है, बस इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर C की वैल्यू लो है, यहाँ पर C की वैल्यू हाई है। देखो, C की वैल्यू हाई होने का मतलब लूज हाई एनर्जी ऑन ईच 1 डिग्री ड्रॉप। क्या होगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा 1 डिग्री लॉस पर। लेकिन ये क्या करेगा? जिसकी सी कम होती है ये शो करता है हाई राइस इन लो एनर्जी। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो कम एनर्जी मिलने पर ज़्यादा टेम्परेचर राइज शो करता है। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो अपनी हीट निकाल तो देगा पर टेम्परेचर का ड्रॉप उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक चीज़ सोचो, मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा निकाल दे रहा हूँ पर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो रहा, लेकिन तुम जो हो उतनी ही एनर्जी में बहुत ज़्यादा राइज शो कर देते हो। तो अगर मेरी तुम्हारी स्पेसिफिक हीट सेम होती तो हम 50 पर होते, पर तुम्हारी एक्सट्रीमली लो है, मेरी एक्सट्रीमली हाई। तो मैं हीट निकाल दूंगा पर मेरे टेम्परेचर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम गेन करोगे और तुम्हारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो तुम्हारे में ज़्यादा राइस आ जाएगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें क्या हो रहा है तुम लोग देखो। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, 20 ग्राम वाटर से पास हुई, सब कुछ कहाँ है? 80 पर।
ठीक है ना। तो 20 इंटू 1 इंटू 60, ये कहाँ से आया होगा? ठीक है ना, ये हमारे पास आया होगा m इंटू 540 प्लस m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 80, 136। बल्कि मैं तो इसका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के मार्क कर सकता था, 22.5, क्योंकि इस टीम के पास एक्सट्रीमली हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम को कंडेंस होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, ये कौन पूछ रहा है भाई, क्यों पूछ रहे हो ये? इसका आंसर गलत दे रखा है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, जुल्म है मेरे ऊपर ये। ठीक है ना। फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727, इसमें क्या हुआ भाई? ई हमारे पास प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4, E2 हो जाएगा T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सब कुछ कन्वर्ट कर लो केल्विन में, 273 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1500। सॉल्व कर लो। इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज r, it acts as a blood। इसमें क्या हुआ भाई? तुम लोग कभी कभी कुछ भी पूछ लेते हो, मुझे ताज्जुब होता है। हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने dq/dt को q कह दिया है, और ये किसके बराबर है? सिग्मा ए टी की पावर 4। टेम्परेचर टी निकालना है, 160 का आंसर 1, बस। 1 मिनट, हाँ 1 क्यों, 2 नीचे जाएगा ना ये, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? एज्यूमिंग द सन टू हैव ए स्फेरिकल रेडियस r, द पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस। देखो भाई, ये तो सोलर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला हो गया ना। क्यों? हाँ जी, क्या ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया? इन्होंने बस टेम्परेचर को लिखने का तरीका बदल दिया है। इन्होंने टेम्परेचर T दिया है तो इसको तुम लिख दोगे T प्लस 273, सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला है। भाई सोलर कांस्टेंट पढ़ाया है तुम्हें किसी इंसान ने? रेडियस बस हो सकता है शायद गलत लिख गई हो। 164 का आंसर 2 सही तो दिया है। सोलर कांस्टेंट क्लास नोट्स को एक बार अच्छे से देखो, ठीक है ना। 173, a glass flask of 200 centimeter cube is just filled with mercury 20 degree Celsius. The amount of mercury that will overflow, delta V is equals to V naught gamma L gamma S delta theta। ठीक है, क्लास नोट्स पे फॉर्मूला। Two spheres made of same substance have diameter in the ratio 1:2। Thermal capacity क्लास नोट्स पे सवाल है, रेडियस के हिसाब से दिया है। थर्मल कैपेसिटी मास डिपेंडेंट होती है, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आंसर निकाल लो भाई।
वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 gram ऑफ आइस एट -10 to 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सवाल तुम लोगों ने पूछा, मेरी आंखें भर आई। क्या करना है भाई इसको? इसे कुछ नहीं करना तुम्हें। तो इसे कैलोरी में निकाल लो, बाद में जूल में कन्वर्ट कर लेना। इसको पहले -10 से 0 ले जाओ, 0 पर मेल्ट कराओ, 0 से 100 ले जाओ, 100 पर स्टीम बनाओ, इन सबको उठाकर जोड़ दो। 179। 2 gram of steam condense when passed through 40 gram of water at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो 2 इंटू एल, सब कुछ कहाँ पे है? 54.3 पर। तो ये स्टीम जो है ये भी आएगी 54.3 पर। तो ये तुम्हारे पास हो गया 2 इंटू 100 माइनस 54.3। और ये हीट किसने ली है? 40 ग्राम पानी पर। 1 इंटू 54.3 माइनस 25। अब एल कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 180 क्लास नोट्स में ये सवाल कराया है गुरुजी। mgh इज इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा। सी को इस्तेमाल करोगे 4200। जो भी ये पूछ रहा है बहुत अच्छा बच्चा है वो। ठीक है भाई 182 आंसर आ जाएगा 3। ये तुमने फिर पूछ लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन आंसर गलत दे रखा है क्या इसका? पूछ कैसे रहे हो ये लोग? 185। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हवा क्यों चलती है? कन्वेक्शन। ठीक है भाई। देखो भाई 0.5 मीटर में टेम्परेचर ग्रेडियंट 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है। तो आधा मीटर में कितना ग्रेडियंट होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 मीटर में टेम्परेचर ड्रॉप 80 डिग्री का है, तो आधा मीटर में कितने का होगा? 40 डिग्री का। अगर हॉटर एंड 30 पे है तो कूल वाला कितने पर? -2 पर। ठीक है ना? चलिए भाई 190 का 4 दे रखा है। अच्छा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाँ इस जो वो वाली हीट, अच्छा ठीक है, हाँ रेडिएशन भी तो होगा। ठीक है 1 and 3। देखो वैसे तो मेन हीटिंग अर्थ में कन्वेक्शन की है, पर हीट अर्थ के पास आ कहाँ से रही है? हमारे पास अर्थ के पास जो हीट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम रेडिएशन ऑफ सन। इस वजह से उन्होंने ये बोला है। मुझे लगा कुछ और ही ऑप्शन है, वो ध्यान ही नहीं गया मेरा उस तरफ। ठीक है ना? चलिए और कुछ तो नहीं है किसी का? और होगा भी तो मैं रोक नहीं रहा हूँ। बाकी कल हम लोग करेंगे थर्मोडाइनमिक्स। कल तक हो जाएगा ना तुम लोगों का?